6 जून के न्यूज़पेपर से एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है जो कि रेपो रेट इकॉनमी से संबंधित है। आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर रखा और महंगाई के अनुमान को बढ़ा दिया है, 4.7% कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4.7 ये लक्ष्य वर्ष जो है, इस बार का जो लक्ष्य वर्ष था उसमें ये 4 ± 2 होना चाहिए था, जो कि हम कहते हैं मुद्रास्फीति। महंगाई को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो महंगाई का अनुमान जो था वो 4+2 मतलब 6, या फिर 4-2 या फिर 2। तो इतना लक्ष्य था, लेकिन ये बढ़ा दिया है इन्होंने और रेपो रेट को स्थिर रखा है 5.25। और कितने बेसिस पॉइंट बढ़ा था? आरबीआई ने रेपो रेट में 125 आधार अंक मतलब 1.25% की कटौती की थी इससे पहले, पिछले वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब करता कौन है? जो ये मुद्रास्फीति का चेंजेस है या रेपो रेट में कमी बढ़ोतरी करने का काम किसका होता है, और मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करने का काम किसका होता है? ये मौद्रिक समिति नीति होती है, नीति समिति होती है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने ये सब किया है। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को स्थिर रखा है, मतलब चेंजेस नहीं किए हैं इसमें। तो ये मेन काम होता है मौद्रिक नीति समिति का कि रेपो रेट में कोई चेंजेस वो कर सकता है या नहीं कर सकता, बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ये सारा नियंत्रण काम होता है मौद्रिक नीति समिति का। तो ज़्यादा इस पर चर्चा वो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मौद्रिक नीति समिति की बात कर लेंगे, जिसको एमपीसी कहा जाता है। तो मौद्रिक नीति समिति को 2016 में बनाया गया था। आरबीआई एक्ट 1924 में आया था, जिसके तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे किस बुक के आधार पे भीमराव अम्बेडकर ने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नाम से एक बुक लिखी थी, उसके आधार पे आरबीआई को गठित किया गया था। काफ़ी और चीज़ें हैं इसके तहत। तो आरबीआई का ये काम होता है कि वो रेपो रेट को बढ़ाए या घटाए, जिससे महंगाई जो है देश में वो स्थिर रहे। महंगाई मुद्रास्फीति को स्थिर रखना मेन काम होता है मौद्रिक नीति समिति का काम। तो इसके तहत ये 2016 में गठित हुआ। आरबीआई एक्ट में चेंज किए गए, 1934 के आरबीआई एक्ट में चेंज करके ये बनाया गया, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को नियंत्रित करता है ये। अब मेन चीज़ ये है कि इसमें सदस्य कितने होते हैं? ये तो हैं आरबीआई के वर्तमान चीफ, जिनका नाम है गवर्नर संजय मल्होत्रा। ये गवर्नर हैं आरबीआई के। तो इस मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, और 6 मेंबर में से 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई के ही ऑफिशियल्स होते हैं, और 3 अलग से जो मेंबर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें डिसाइड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अर्थशास्त्री को, किसी वित्त के अच्छे जानकार को नियुक्त कर सकती है 4 साल के लिए, 4 साल के लिए। और जो 3 जो अदर मेंबर हैं, उनमें से एक तो आरबीआई के गवर्नर ही हो गए, जो इसको हेड करते हैं। मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसके अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि वर्तमान में है मल्होत्रा जी, संजय मल्होत्रा। तो और 2 अदर ऑफिशियल्स होते हैं आरबीआई के ही जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो इसके 2 अदर मेंबर और एक आरबीआई गवर्नर। तो इतने मेंबर ही होते हैं। काम क्या होता है? रेपो रेट को नियंत्रित रखना ताकि इन्फ्लेशन नियंत्रित रहे, रेपो रेट को बढ़ाना या घटाना ताकि इन्फ्लेशन नियंत्रित रहे, मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे। यहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं, उनको आप जरूर देख लें। जैसे जीएसटी के कॉन्सेप्ट में आया हुआ है। जीएसटी कौन सा संविधान के अंतर्गत था? इसके अलावा एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और क्या कहते हैं जो, हाँ, ये छोटे एग्जाम्स के लिए, मतलब छोटे एग्जाम्स तो नहीं कहूँगा, जो कि रिसेंट के एग्जाम्स होते हैं जैसे बैंकिंग और एसएससी, उनमें ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि विकास दर का अनुमान आरबीआई ने क्या लगाया। जो लॉन्ग टर्म के एग्जाम होते हैं, लंबे समय बाद होते हैं, उनमें ये सब चीज़ें रिसेंट की नहीं पूछी जाती हैं। उसमें लॉन्ग टर्म के करंट अफेयर्स आते हैं, एक साल के। तो ये सब वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़, अल नीनो और ला नीना, इसका कॉन्सेप्ट आप जरूर देख लें। इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून की कमजोर उम्मीद के कारण महंगाई व विकास दोनों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर रहे हैं। तो महंगाई, कृषि प्रधान देश है भारत, तो उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अत्यधिक निर्यात जो भी चीज़ों का करते हैं वो हमारे कृषि वस्तुएं होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ से देख लें, अल नीनो ला नीना, कि अल नीनो का प्रभाव, मेन चीज़ ये है कि अल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर पड़ता है, तो उससे भारत में क्या होती है? अकाल या सूखे की स्थिति आती है, क्योंकि गर्म जो करंट बनती है, जो जो हॉट वाटर की करंट बनती है, वो इधर को ट्रेवल करती है, मतलब दक्षिण अमेरिका की तरफ, पेरू तट, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास में ठंडा जल का क्षेत्र रह जाता है, तो इससे भाप नहीं उड़ेगी और बारिश कम होगी। दूसरी तरफ जो लानीना होता है वो भारत के मानसून के लिए अच्छा होता है, और उस साल खेती और पानी उचित मात्रा में भारत को प्राप्त होता है।